हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीएस टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। जी हाँ, प्लस मैं एक खुद यहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट हूँ और कई लोगों की यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जो है डेली बेसिस पे फाइल करता हूँ। तो गाइस, मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से बता पाऊंगा कि आपको कब एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टैक्स बेनिफिट के लिए और कब नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं किसी भी एक्सपर्ट के साथ में, तो सिंपली आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप हमारे जो है 1-to-1 जो है कॉल कंसल्टेंसी के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि एनपीएस होता क्या है। तो देखिए, एनपीएस जो एक नेशनल पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट बेसिकली इसको यहाँ पे रन करती है। अल्टीमेटली एक रिटायरमेंट प्लान है जहाँ पे आप अपनी विश के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ पैसा जो है हर महीने या फिर पूरे साल भर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फिर गाइस, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट आपको जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसी के बराबर आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको इक्विटी और डेट दोनों के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं नॉर्मली ये 11 से 12% का आपको CAGR प्रोवाइड करता है। अगर मैं मैच्योरिटी वैल्यू की बात करूँ तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है, मतलब टैक्स फ्री यहाँ पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। और गाइस, आप विड्रॉल तभी कर पाएंगे जब आपकी एज यहाँ पे 60+ हो जाएगी, मतलब अल्टीमेटली रिटायरमेंट के ऊपर। साथ में आप एक साथ विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको केवल 60% जो पैसा है आप लमसम यहाँ पे जो है विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी जो 40% आपका जो अमाउंट होगा, जो पैसा होगा, उससे आपको एक एन्युटी प्लान यहाँ पे बाय करना पड़ता है, जिससे आपको मंथली बेसिस पे इनकम मिलती रहती है। मतलब घुमा फिरा के जो आपका 40% पैसा होता है वो आपको एज ए मंथली पेंशन यहाँ पे मिलता रहता है। तो इस बात करते हैं यहाँ पे किसको एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और किन पर्सन को यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं किन को यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे नॉलेज है कि इक्विटी मार्केट जो है कैसे वर्कआउट करता है, म्यूचुअल फंड यहाँ पे कैसे वर्कआउट करते हैं, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स वगैरह क्या होते हैं, तो गाइस आप अपनी जो खुद है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ में अगर आपका जो इनकम टैक्स का ब्रैकेट है वो लेस देन 5 लाख रुपीज़ है, मतलब आप जब भी अपनी ITR फाइल करते हैं पूरे साल भर की जो इनकम मिला के वो 5 लाख से हमेशा नीचे ही आती है। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इन सब की चीज़ों की नॉलेज है, आप खुद की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स का भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द एनपीएस आप खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इक्विटी में कितना लगाना है, डेट के अंदर कितना लगाना है। क्योंकि एनपीएस में क्या होगा, आप यहाँ पे अपनी रिटायरमेंट एज तक यहाँ पे ब्लॉकिंग हो जाता है। इससे बेटर है आप यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गया, उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। साथ में गाइस, ये उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं है जिनकी इनकम मान लीजिए मोर देन 5 लाख रुपीज होती है, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास में ATC का यानी कि 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन वगैरह होता है, जिसके अंदर आपके मान लीजिए चिल्ड्रन की एजुकेशन फीस हो गई, आपके टर्म प्लान हो गए, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें कवर करके आपका 1.5 लाख बन जाता है। तो अल्टीमेटली आपका मतलब सारे डिडक्शन घटाने के बाद में आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वही पूरी वैल्यू अगर 5 लाख के नीचे जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि एनपीएस में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस बात करते हैं यहाँ पे किसको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए एनपीएस के अंदर। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह क्या होते हैं, आपको इक्विटी लिंक स्कीम्स के बारे में नहीं पता है, तो डेफिनेटली एनपीएस आपके यहाँ पे एक बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम है। क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको हर साल कुछ पैसा देना पड़ता है। वहाँ पे साथ आपको जो है फंड मैनेजर्स वगैरह मिल जाते हैं, उनमें से कोई भी एक चूज आउट कर लीजिए और आपकी एज के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली जो है कितना इक्विटी में निवेश करना है, कितना डेट के अंदर निवेश करना है, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डिसाइडेड होता रहता है। तो गाइस, इस टाइप के लोगों के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे एनपीएस जो है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। डेफिनेटली आप रिटायरमेंट के लिए एटलीस्ट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, जो लोग यहाँ पे 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं, मतलब मान लीजिए उनकी इनकम ही इतनी है कि उन्होंने यहाँ पे ATC यानी कि अपना PPF का, एजुकेशन का, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, ELS म्यूचुअल फंड, मतलब सब कुछ मिला के पूरा 1.5 लाख कवर कर लिया है, लेकिन भाई उसके बाद में भी उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह जो है पे करना पड़ता है। साथ में उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी मान लीजिए कंसीडर कर लीजिए, और बाकी जितनी भी डिडक्शन है, होम लोन हो गया, ये लोन हो गया, और एजुकेशन लोन के बेनिफिट्स वगैरह हो गए, या डोनेशन वगैरह आप कहीं पे कर रहे हैं, मतलब सब कुछ मिलाने के बाद में भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उस केस में भाई एनपीएस मुझे लगता है आपका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन माना जा सकता है। क्योंकि देखिए, एनपीएस में क्या होगा, मैं आपको अब बताऊंगा प्रैक्टिकल में टैक्स बेनिफिट। क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, यहाँ पे मेरे पास में फॉर्म 16 भी है, तो यहाँ पे मैं इस पर्सन का बता सकता हूँ कि इसने कैसे एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैक्स सेव कर रखा है। देखिए गाइस, एनपीएस में पहला आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD 1B सबसेक्शन 1B के अंदर। तो ये बेसिकली गोल्डन टैक्स बेनिफिट है। इसके अंदर क्या होता है
कि मान लीजिए आपके पास में ATC की ऑलरेडी डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए की, लेकिन अगर आप हर साल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं अप्रैल से मार्च के बीच में, तो आपको 50,000 रुपये का एडिशनल यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पे फॉर्म 16 में दे सकते हैं कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये ATC का कॉलम दिया हुआ है, आपने यहाँ पे 1.5 लाख पूरा अपना कवर कर लिया। तो अगर आप मान लीजिए गाइस 50,000 रुपये और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं NPS अकाउंट के अंदर हर साल, तो गाइस क्या होगा, ये 1.5 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 50,000 रुपये का एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे आपको मिलता है। तो मान लीजिए अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, तो 50,000 का सीधा 30% यानी कि 15,000 रुपये का टैक्स आप हर साल यहाँ पे सेव करेंगे, प्लस अल्टीमेटली वो 15,000 घुमा फिरा के आप एज ए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको जब रिटायर्ड होंगे तो आपके हाथ में यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा जो लमसम पैसा है वो आपके हाथ में आने वाला है, वो भी यहाँ पे टैक्स फ्री आएगा। जो भी यहाँ पे 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है, वो सारे डिडक्शन लेने के बाद में भी उसको काफ़ी अच्छा टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, मुझे लगता है उसको डेफिनेटली यहाँ पे NPS के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गाइस अगर मैं और टैक्स बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पे एक आता है ATCCD सबसेक्शन 1। तो गाइस इसके अंदर आपका जो सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका 10% ऑफ द बेसिक जो सैलरी होता है वो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे इन पर्सन ने क्या किया है आप देख सकते हैं, ATC के अंदर इनका 1,27,000 रुपये कवर हो गया, जिनकी इसमें अंदर LIC वगैरह थी और बच्चों की फीस थी। फिर आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 22,133 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे ये NPS के अंदर 22,000 प्लस 50,000 यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 70,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हर साल। तो गाइस उसमें से 22,000 रुपये इन्होंने यहाँ पे ATCCD सबसेक्शन 1 के अंदर यहाँ पे जो डायरेक्शन ले ली। तो गाइस अल्टीमेटली ये जो तीनों कॉलम है, इन तीनों का जो लमसम है कभी भी 1.5 लाख के ऊपर यहाँ पे नहीं जा सकता है। तो अगर लेट्स सपोज आपका 1.5 लाख यहाँ पे कवर हो चुका है, तो आपको यहाँ पे ये जो 22,000 रुपये इन्होंने ले रखे वो लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधे ही 50,000 रुपये का डिडक्शन यहाँ पे सेक्शन 1B जो दिया हुआ है उसके अंदर यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और आपको टैक्स बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे ATCCD सबसेक्शन 2 के अंदर जो भी एम्प्लॉय भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये वाली जो सिचुएशन है केवल गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर होती है, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उसके अंदर वहाँ पे उनका जो NPS अकाउंट होता है उसके अंदर गवर्नमेंट भी यहाँ पे निवेश कर रही होती है। तो गाइस जो भी एम्प्लॉय भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसका भी यहाँ पे आपको एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है। तो आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ATCCD सबसेक्शन 2 के अंदर यहाँ पे 18,003 रुपये का डिडक्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मिला के 2,18,000 हो गया। मतलब कैसे हो गया कि मान लो 1.5 लाख तो आपने पूरा ATC के अंदर कवर कर लिया, 50,000 रुपये आपने NPS के अंदर 1B के अंदर कवर कर लिया, प्लस आपका एम्प्लॉय जो 18,000 रुपये डिडक्शन मतलब एडिशनल जो और इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी आपने यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लिया। तो टोटल मिला के आपका 2,18,000 रुपये का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम हो जाता है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए अभी राइट नाउ मेरा 1,65,000 रुपये टैक्स कट रहा था। मान लीजिए अगर इनका NPS अकाउंट नहीं होता तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये 18,000 यहाँ पे इनको डिडक्शन नहीं मिलता, ना ही ये 50,000 का डिडक्शन मिलता। तो गाइस यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप एक 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं और सारे डिडक्शन लेने के बाद में भी अगर आपका टैक्स बनता है, तो भाई आपको डेफिनेटली यहाँ पे NPS अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है अपनी लगानी चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट कर दे। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आपको 50,000 रुपये तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, ताकि आपका 50,000 रुपये लेस होके इजीली आपका जितना भी टैक्स बेनिफिट होगा वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिल सके। अब आपके यहाँ पे टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड NPS को रिलेटेड यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी